बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना गफ़ूर है और मैं एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहती हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है ओसीडी, या जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। कई लोग इसे वहम की बीमारी भी कहते हैं। तो ये क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। आपने अक्सर लोगों को या डेली लाइफ में लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वो कोई ऐसा काम या ऐसा बिहेवियर जब तक वो उसको बार बार कर ना लें या उसकी सेटिस्फेक्शन ना कर लें, या अगर वो उन्होंने कोई काम किया है तो उसको दोबारा दोबारा वो अगर चेक ना कर लें तो उन्हें सेटिस्फाई नहीं होते। तब तक जब तक वो चेक ना कर लें उन्हें एनजाइटी होती रहती है, वो वहम का शिकार रहते हैं और उन्हें तशवीश होती रहती है कि उन्होंने काम सही किया है कि नहीं किया। या अगर उन्होंने एक दरवाज़ा ही बंद किया है तो वो उसको चेक करते रहेंगे कि उन्होंने दरवाज़ा सही तरह से बंद किया है कि नहीं किया। या अगर हाथ धो लिए हैं तो बार बार उसको चेक करेंगे कि उन्होंने सही तरह से हाथ धोए हैं कि नहीं धोए, कहीं उनके हाथों पे जरासीम तो नहीं रह गई। तो आपने अक्सर ये लोगों को कहते हुए सुना होगा। तो ऐसे ख्यालात का आना, इसको ऑब्सेशंस कहते हैं। और इसकी वजह से जो हम लोग काम करते हैं, बार बार जाके चेक करना या चीज़ों को बार बार देखना या उसकी सेटिस्फेक्शन करना, उसको कंपल्शंस कहते हैं। ऑब्सेशंस पहले होती हैं, जो उसके लिए हम काम करते हैं उसको कंपल्शंस कहते हैं, और वो बाद में होती हैं। तो इस बीमारी को हम कहते हैं ओसीडी। इस बीमारी के बारे में आज हम जो बात करेंगे, जो टॉपिक पे हम जो स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे वो है इसका इलाज, कि आप घर बैठे ओसीडी को किस तरह से आप इसकी असेसमेंट कर सकते हैं या इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो कौन सी हैं, कि आप किस तरह से किसी के बिहेवियर को आप कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि एक बंदा है उसको वाकई ओसीडी है। यानी कि अगर वो बार बार चीज़ों को चेक कर रहा है, खोल के देख रहा है, बंद कर रहा है, अगर एक पर्स में चीज़ रख दी है उसको खोल रहा है, बंद कर रहा है, या वाकई उसका ओसीडी का कोई वहम वाली बीमारी है या वैसे ही उसका कोई वहम है। और दूसरी बात, इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, हम आज इन दोनों बातों पे बात करेंगे। हाथ धोना या सफाई करना या कि ताला लगाना या चूल्हा बंद करना, ये नॉर्मल रूटीन में हम लोग काम करते हैं। हम लोग इसमें कैसे असेसमेंट कर सकते हैं कि एक बंदा वाकई वहम की बीमारी का शिकार है या उसको नॉर्मल वहम है। क्योंकि देखें, मैंने हाथ धोए हैं तो ये मैंने अपना नॉर्मल एक्ट किया। अगर मुझे लगा कि मेरे हाथ कहीं गंदे रह गए हैं तो मैंने उसको दोबारा से धो लिया, नॉर्मल एक्ट है। मेरा चूल्हा कहीं मैंने जलाया, मैंने उसको जलता हुआ मैंने देखा, मुझे लगा कि बाज़ औक़ात हमारे जहन से भी चीज़ें स्किप हो जाती है, तो मुझे लगा कि मैंने उसको पता नहीं बंद किया कि नहीं, तो मैंने उसको एक दफ़ा चेक कर लिया। तो यहाँ कोई इस तरह का दरवाज़ा बंद किया तो मैंने उसको एक दफ़ा लॉक को चेक कर लिया कि मैंने इसको ठीक तरह से बंद किया कि अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये तो मेरे नॉर्मल हो गए कि लाइक मैं इसको ये नहीं कह सकती कि मैं वहम की बीमारी का शिकार हूँ या कुछ भी है। तो हम कैसे मरीज़ में असेसमेंट कर सकते हैं कि वो वहम की बीमारी का शिकार है। अगर मरीज़ बार बार उसने हाथ धोए हैं, सपोज़ कर लें कि एक मरीज़ है, उसने ये टेबल है, टेबल को हमने साफ़ किया है, और लेकिन वो मरीज़ जब उसने टेबल को देखा है तो उसने कहा है कि ये तो टेबल सही तरह से साफ़ नहीं हुआ, आप इसको दोबारा से साफ़ करवाना है। दोबारा से सही साफ़ करने के बाद भी उसको अगर दोबारा से लग रहा है कि ये सही साफ़ नहीं हुआ या इस पर अभी भी डस्ट है, या वो खुद ही पकड़ के टिश्यू साफ़ करने लग गया है और उसके 3-4 दफ़ा साफ़ करने पे भी उसको अभी तक ये फ़ील हो रहा है कि इसके ऊपर एक गंदगी है या जरासीम है या सही तरह से साफ़ नहीं हुआ, और इसकी बिना पे वो एंजाइटी शो करता है, अपनी तशवीश शो करता है और बार बार फ़िक्रमंद रहता है कि टेबल साफ़ नहीं हुआ, स्ट्रेस में आ जाता है या इस तरह के पॉइंट्स ज़ाहिर करता है, बार बार टेबल को साफ़ कर रहा है और फिर भी उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो तब हम उसे कहते हैं कि बंदे में ओसीडी की बीमारी होना शुरू हो गई है। क्योंकि इसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बना होता है, जिसकी बना पे ही हम एक बंदे को असेसमेंट कर सकते हैं कि उसमें बीमारी की अलामतें हैं या नहीं हैं। दूसरा, अगर उसने हाथ धोए हैं तो हाथों पे वो बार बार हाथों को धोएगा, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, उसको लगेगा कि उसके हाथों पे जरासीम है या उसके हाथ गंदे हैं या उसके हाथ सही तरह से साफ़ नहीं हुए या कोई ना कोई कमी रह गई है। या अगर उसने चूल्हा बंद किया है या चूल्हा जलाया हुआ था तो उसको बार बार चेक करेगा कि वो सही तरह से बंद हुआ है कि नहीं हुआ। और अगर गाड़ी का दरवाज़ा है उसको खोला हुआ है तो उसको बार बार बंद किया है तो बार बार खोल के दोबारा से चेक करेगा कि उसको सही तरह से बंद हुआ है कि नहीं हुआ, बार बार जब तक उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाए।
या अगर उसने पर्स में कोई चीज़ रखी है तो बार बार पर्स को खोलेगा, बंद करेगा। तो इस तरह के ख़यालात आना, तो हम इन्हें कहते हैं ऑब्सेशंस। और इन ख़यालात के नतीजे में जो इंसान काम करता है, जब तक कि उसकी सेटिस्फेक्शन ना हो जाए वो काम कर लेता है, उसको कहते हैं कंपल्शंस। जो मरीज़ को कंपल्शंस आ रही होती है वो उसको करके रहता है जब तक कि उसकी सेटिस्फेक्शन ना हो जाए। अच्छा जी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल सेटअप में क्या काम करते हैं, वो एक थेरेपी जो कि स्पेसिफिकली ओसीडी के लिए है, जिसको ईआरपी कहते हैं, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, वो परफॉर्म करवाते हैं। इस थेरेपी में क्या किया जाता है, इस थेरेपी में जो बंदा है, जो मरीज़ है या क्लाइंट है, उसको जो ऑब्सेशंस आ रही हैं उनकी, जिसकी वो कंपल्शन उसको करके रहता है, यानी कि जब तक उसकी सेटिस्फेक्शन ना हो जाए वो काम करके रहता है, तो वो उसके बारे में एक्सपोजर करवाया जाता है, उसका डिटेल एक्सपोजर करवाया जाता है। लेट्स सपोज आपके सामने एक मरीज़ है, उसको जरासीम से डर लगता है, तो उसको डस्टबिन की आप एग्जांपल ले लें, उसको डस्टबिन में हाथ लगाने से भी डर लगता है कि इसमें जरासीम लगे हुए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो वहम की बीमारी है, जिसको हम लोग ओसीडी कहते हैं, ये कितनी सीरियस डिसऑर्डर है कि एक बंदा जो है वो डस्टबिन को हाथ नहीं लगा सकता, कि उसके दिमाग में ऐसी सोचें आती हैं कि जो डस्टबिन है ये गंदी है, इस पर जरासीम लगे हुए हैं, मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा। तो वो उसके दिमाग में ऑब्सेशंस आती है, अजीब तरह के ख्यालात आते हैं, जो कि उसके कंपल्शंस बन जाती हैं, जब तक कि वो उसको सेटिस्फाई ना हो जाए। वो अगर नहीं हाथ लगा रहा तो उसको नहीं लगा पाएगा। तो क्योंकि हम देखें, हम नॉर्मल इंसान हैं, हम डस्टबिन को हाथ लगा लेते हैं, हम हर चीज़ को, लेकिन जो ओसीडी वाला बंदा होगा वो नहीं हाथ लगा सकता उसको। क्यों? उसको यही डर है कि इसमें जरासीम लगे हुए हैं, मैं लगाऊंगा तो मैं गंदा हो जाऊंगा। ईआरपी यानी कि एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी के ज़रिए मरीज़ को उस चीज़ का एक्सपोजर कराया जाता है जिसके बारे में उसको कंपल्शन करने, दिमाग में ऑब्सेशंस हो रही हैं। यानी कि उसके सामने अगर हम लोग घर पे उसको एक डस्टबिन दे देंगे कि लो जी, इसको तुमने हाथ लगाना है, तो वो कभी भी नहीं कर सकेगा। और इसके नतीजे में अगर वो कोशिश भी करेगा, उसको फैमिली मेम्बर जोर देंगे, करने की कोशिश भी करेगा, तो अचानक से उसमें एंजाइटी और वो पैनिक अटैक वाले सिम्टम्स, जिसमें घबराहट होना, एकदम सांस बंद होने वाली फीलिंग आना, पैनिक अटैक वाले सारे सिम्टम्स, बेचैनी, उसके हाथ पाँव फूलना, वो कांपना और शिवरिंग वगैरह, जैसे दिल का दौरा पड़ना, हर चीज़ उसकी वो वाले सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, ईआरपी के ज़रिए उसको एक्सपोजर कराया जाता है, यानी कि एक साफ़ सुथरी नई डस्टबिन उसके सामने ला के रखी जाती है और कुछ कागज़ लेके उसके बॉल्स बना के उसके अंदर फेंके जाते हैं, और मरीज़ के सामने वो डस्टबिन ला के रखी जाती है कि देखें, अगर मैं इसको हाथ लगा सकती हूँ तो इसका मतलब ये साफ़ सुथरी है, आप भी लगा सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ क्या है जी, उसको उस करने के लिए उसको कहा जाता है। तो मरीज़ जब उसका एक्सपोजर करना शुरू करता है, तो उसके नतीजे में अगर होने वाली एंजाइटी या जो सिम्टम्स उसको आते हैं, उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब अपने सामने परफॉर्म करा रहा होता है, तो उसी टाइम उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस की मदद से वो कंट्रोल कर लेता है। उसमें डीप ब्रीथिंग भी होती है और 16 मस्कुलर थेरेपी भी होती है, टेक्निक भी यूज़ की जाती है। तो उसमें उसके ज़रिए उसकी जो एंजाइटी या पैनिक अटैक के जो सिम्टम्स बाहर आ रहे होते हैं, उनको उसी टाइम कंट्रोल कर लिया जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ जो है वो उसको डस्टबिन को हाथ लगाने के काबिल भी हो जाता है, और उसकी ये जो कंपल्शन वाला जो लेवल है वो कम भी हो जाता है, उसकी ऑब्सेशंस भी कम होना शुरू हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ ठीक हो जाता है। इसमें फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कि मैंने अभी आपसे शेयर की एक एग्ज़ाम्पल डस्टबिन वाली, इसी तरह से, क्योंकि मरीज़ के फैमिली सपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखें, मरीज़ ने अगर सेशन लेने आना है तो वो हफ्ते में 1 या 2 सेशंस ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी सेशन 45 मिनट का होता है, बाकी टाइम वो अपने घर वालों के साथ होता है। तो घर में उसको अगर फैमिली सपोर्ट ना मिले तो वो उसके लिए जो ओसीडी के सिम्टम्स हैं उनको ओवरकम करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? जब वो ज़्यादा टाइम अपने घर वालों के साथ होता है, तो फैमिली वाले क्या सपोर्ट उसको दे सकते हैं कि घर पे भी उसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह का एक्सपोजर करवाएं।
कि देखें अगर ये जैसे ये टेबल है, मैंने अगर हम टेबल को हाथ लगा लिया इसका मतलब ये साफ़ है। आप उसको लगवाने की कोशिश करें, फिर उसका एक्सपोजर कराएं उसको कि देखें इस पर जरासीम नहीं है, हमने भी हाथ लगाया है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इस पर कोई ऐसे जरासीम या बैक्टीरिया नहीं मौजूद है। इसलिए इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इससे मैं आपको इसका बाकी इसका ये मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने सामने परफॉर्म कराते हैं वो एक प्रॉपर एक्सपोजर थेरेपी होती है, और उसमें वो एक तरह की स्ट्रक्चर थेरेपी बनी होती है जिसमें प्रॉपर उसका एक्सपोजर कराया जाता है। और ये तो सिर्फ मैंने आपको एक डेमो दिया था कि किस तरह से आप घर पे असेसमेंट कर सकते हैं और उसका कुछ ना कुछ एक्सपोजर कर सकते हैं, वरना आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और सबसे पहले ये देख लिया करें कि वाकई ही मरीज़ को किसी साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, या ये उसके वैसे ही कोई वहम आ रहा है उससे, या कैसे वैसे ही उसकी कोई ऑब्सेशंस है। तो क्योंकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि लोग किस तरह से उसको बार बार चीज़ों को करते हैं जब तक कि उनकी सेटिस्फेक्शन ना हो जाए। बाकी ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाती है। कई लोग जो हैं वो जूते जिनको सीधे करते रहते हैं, कमीज़ों पे बटन लगाते रहते हैं, बैठे बैठे धागे काटते रहते हैं जब तक कि उनकी सेटिस्फेक्शन, क्यों उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं जो कि थॉट्स उन्हें कहते हैं कि आप ये करें या करें, उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो ये बीमारी जब तक अगर इसको शुरू में ही आप कंट्रोल कर लें तो ये ठीक है, वरना ये बीमारी सवेयर से सवेयर होती जाती है, तो बाद में फिर वो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैंने आपके साथ इस बीमारी का कुछ हिस्सा शेयर किया है और उसके ट्रीटमेंट का थोड़ा सा हिस्सा शेयर किया है, ताकि आप अगर इस तरह का कोई बंदा इसमें बीमारी में मुब्तला है तो उसको पता होना चाहिए कि ये कैसी बीमारी है और इसका वक्ती तौर पे क्या एक्सपोजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम इसको कंट्रोल करने के लिए। बाकी उम्मीद है कि मैं ओसीडी को बताने में आपको कामयाब रही होंगी। अगर किसी को नहीं पता है या किसी को साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है तो काइंडली ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहती हैं सेशंस के लिए तो मैं हाजिर हूँ। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।